अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप अच्छे से होंगे। और हमने जो यहाँ पे हम राइट नाउ जो हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इसमें अभी तक हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन एंड एवोल्यूशन और राइट नाउ जो हमने पढ़ना है दैट इज़ नेचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। नेचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स तो हमेशा जब भी किसी चीज़ की नेचर होती है दैट मीन्स ये फीचर्स है या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो। तो इसी तरह जब हम इसका नेचर पढ़ते हैं तो वहाँ बहुत सारे फीचर्स आते हैं, बहुत सिंपल वो फीचर्स हैं, जिनमें सबसे पहले हम कहते हैं ये साइंटिफिक स्टडी है। उस साइंटिफिक स्टडी में हम कहते हैं एम्पिरिकल स्टडी या इसमें हम कहते हैं एनालिटिकल स्टडी। ये दोनों कंसिडर की जाती है साइंटिफिक स्टडी। ये क्यों मानी जाती है साइंटिफिक स्टडी? तो पहला फीचर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का यही आता है, क्योंकि यहाँ पर आप बार-बार क्या करते हो, नाम क्या है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर आप बार-बार कंपैरिज़न करते हो। हम यहाँ पर मोस्टली कंपैरिज़न करते हैं। ये कंपैरिज़न पॉसिबल नहीं है जब तक कि आप ऑथेंटिक फैक्ट्स ना लाओ। एक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है और दूसरी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है। ये जब आप लोगों से बात करोगे कि क्विक डिसीजन मेकिंग कहाँ पे होती है, स्टेबिलिटी कहाँ पे है, रिटन कहाँ है, अनरिटन कहाँ है, ब्यूरोक्रेसी कहाँ की स्ट्रांग है, डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव से कौन सी स्टेट स्ट्रांग है, किस स्टेट के ऑर्गन्स अच्छे से अकाउंटेबल और काम करते हैं, ये आप सर्वे की वजह से जान सकते हो। सर्वे से आप ये जान सकते हो। लाइक इसमें आप यूएस की किसी सिटी में जाओगे और इंग्लैंड की किसी स्टेट में जाओगे। वहाँ पर आप सर्वे मेथड से क्या करोगे, आप लोगों से बात करोगे कि यहाँ पर गवर्नेंस कैसी है, यहाँ पर गवर्नेंस कैसी है। तो आपको डिफरेंट व्यू पॉइंट्स यहाँ भी मिलेंगे, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स आपको यहाँ भी मिलेंगे। वही बात है राइट लाइक एब्रोगेशन पे आप बात कर रहे हो एंड यू आर पोजिंग क्वेश्चंस टू द पीपल इन लद्दाख, टू द पीपल इन जम्मू एंड टू द पीपल इन कश्मीर। तो आपको कुछ लोग कहते हैं डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद कुछ लोग कहेंगे डेवलपमेंट नहीं हुआ, कुछ लोग कहेंगे मिक्स्ड रहा एब्रोगेशन के बाद। तो ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आप उन लोगों से बात करोगे। जब बात आप करते हो दैट इज़ सर्वे। बात के बगैर भी आप उनसे बात कर ये जवाब ले सकते हो जब आप उनको लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस दोगे थ्रू मेल, थ्रू व्हाट्सएप, उसको कहते हैं क्वेश्चनेयर। या अगर आप फेस टू फेस उनको एमसीक्यू शीट दोगे, वो भर के देंगे, वो आता है इंटरव्यू शेड्यूल में। या डायरेक्टली सर्वे के दौरान आप उनसे बात करोगे, वो आता है इंटरव्यू में। या इसी सर्वे के दौरान आप उन लोगों को ऑब्ज़र्व करोगे, तो वो आती है ऑब्ज़र्वेशन में। ये सारी वो टेक्निक्स है जो आपको ले जाती है किसकी ओर? साइंटिफिक स्टडी की ओर। और यही वो टेक्निक्स है जो आपको यूटिलाइज़ करनी होती है किसमें? रिसर्च मेथोडोलॉजी में। इसीलिए कहा जाता है जो पहला पॉइंट है नेचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का वो ये है, यहाँ पर आप किसी चीज़ को भी स्टडी कर सकते हो, चाहे वो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ हो, गवर्नमेंट की फंक्शंस हो, गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर्स हो, लोगों का बिहेवियर हो, गवर्नमेंट का बिहेवियर हो, वो सारा आप स्टडी करते हो यहाँ पे एम्पिरिकल मेथड से एनालिसिस करके, कंपैरिज़न करके और इस सब को हम कहते हैं साइंटिफिक स्टडी। और ये एम्पिरिकल, एनालिटिकल या साइंटिफिक स्टडी इम्पॉसिबल है जब तक कि आप यूटिलाइज़ नहीं करोगे, जब तक कि आप यूटिलाइज़ नहीं करोगे क्या? रिसर्च मेथोडोलॉजी।
तो रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए बहुत सारी टेक्निक्स आती है और ये जो भी टेक्निक्स आती है, चाहे वो क्वेश्चनियर है, इंटरव्यू शेड्यूल है, इंटरव्यू है, ऑब्जर्वेशन है, सर्वे है, इनको हम कहते हैं टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन। टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन हम इसको कहते हैं, इनको कहते हैं इन टेक्निक्स को, जो हम रिसर्च मेथोडोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं, जो हम एम्पिरिकल और एनालिटिकल या साइंटिफिक स्टडी के दौरान इस्तेमाल करते हैं। इनको कहा जाता है टेक्निक्स ऑफ डेटा कलेक्शन। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है उसको हम कहते हैं, ये जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का नेचर है, दैट इज वैल्यू फ्री थ्योरी। सीधी सी बात है, जब आप पहले अप्रोचेस देखते थे तो वहां पर आप ट्रेडिशनल अप्रोचेस में फिलोसफिकल, हिस्टोरिकल, इंस्टीट्यूशनल, लीगल, यहाँ पर आप कहते थे वैल्यू लेडन अप्रोच, वैल्यू लेडन या वैल्यू बेस्ड अप्रोच। क्यों? यहाँ अगर कुछ लिखता भी नहीं था कोई बच्चा, तो आप उसको अपने मार्क्स देते थे, अपने मार्क्स ऐड करते थे। तो यहाँ पर आप अपने मार्क्स, अपनी वैल्यूज़ ऐड करते थे। दैट इज़ व्हाई इट वाज़ वैल्यू लेडन अप्रोच, वैल्यू लेडन अप्रोच। लेकिन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में क्यों कहा जाता है वैल्यू फ्री थ्योरी? क्योंकि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में तो दोनों अप्रोचेज़ आते हैं, ट्रेडिशनल भी, मॉडर्न भी। फिर वैल्यू फ्री थ्योरी क्यों है? क्योंकि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बिलीव्स इन reality, and this reality is possible only through scientific study। साइंटिफिक कहें या सिस्टमेटिक कहें, साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक स्टडी, एनालिटिकल, एम्पिरिकल स्टडी, इससे पॉसिबल है कि आप रियलिटी के करीब जाओगे। तो रियलिटी में क्या होता है? जिसने जो लिखा होता है आप उसको वही देते हो। दैट इज वाई मॉडर्न अप्रोचेस या डायरेक्टली कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को आप कहते हो वैल्यू न्यूट्रल। मतलब अपनी मर्जी से आप किसी को भी यहाँ वैल्यू नहीं बढ़ा सकते, जिसने जो लिखा होगा उसको वैसा मिलेगा। सो वैल्यू न्यूट्रल मॉडर्न अप्रोचेस भी, और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की जो स्टडी है दैट इज आल्सो वैल्यू न्यूट्रल और वैल्यू फ्री थ्योरी। सो इट इज नॉट वैल्यू लेडन लाइक ट्रेडिशनल अप्रोच। इसलिए यहाँ पर यह पॉइंट आता है, जब हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं, मॉडर्न अप्रोच इस्तेमाल करते हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, तो जो आप थ्योरी बनाते हो ना, वो वैल्यू फ्री थ्योरी होती है। उसमें कोई भी अपना आपका सेल्फिश पॉइंट नहीं होता है। ऑल जो पॉइंट्स आप वहाँ पे लिखते हो, पॉइंट्स जो देते हो साइंटिफिक इस थ्योरी में, वैल्यू फ्री थ्योरी में, वो होते हैं बेस्ड ऑन रियलिटी प्लस ऑथेंटिसिटी। इसलिए ये वैल्यू फ्री थ्योरी मानी जाती है क्योंकि ये बेस्ड होती है रियलिटी पे। उसके बाद इसमें स्ट्रेस दिया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिक्स। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिक्स, उस पे स्ट्रेस किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिक्स में क्या आता है? देखो, 2 तरह की स्टडीज़ आप यहाँ पे करते हो। एक पॉइंट इसमें आता है हॉरिज़ॉन्टल कंपैरेटिव स्टडी, और दूसरा आता है वर्टिकल कंपैरेटिव स्टडी। हॉरिज़ॉन्टल में इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है और वर्टिकल में इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ नीचे 2 पॉइंट्स हैं, यहाँ एक ही पॉइंट है। हमने पढ़ना है ना इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हॉरिज़ॉन्टल कंपैरेटिव स्टडी वो स्टडी होती है जब आप 2 सिस्टम्स को स्टडी करते हो। 2 सिस्टम्स को आप स्टडी करते हो, सिस्टम 1, सिस्टम 2। सिस्टम 1, सिस्टम 2। तो यहाँ पर इस सिस्टम को इस सिस्टम के साथ आप कंपैरिज़न करते हो। जब आप 2 सिस्टम्स की कंपैरेटिव स्टडी करते हो, वो होती है हॉरिज़ॉन्टल कंपैरेटिव स्टडी। अब यहाँ पर एक ही सिस्टम है,
तो एक ही सिस्टम के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, इदारे हैं, ऑर्गन्स हैं, आप उनको स्टडी करोगे। तो जब आप 2 सिस्टम्स को कंपैरेटिव स्टडी करते हैं, वो हॉरिज़ॉन्टल आता है। जब आप एक ही सिस्टम के इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करते हो, एक ही सिस्टम के, तो वो आती है वर्टिकल कंपैरेटिव स्टडी। चाहे आप हॉरिज़ॉन्टल कंपैरेटिव स्टडी करो या वर्टिकल कंपैरेटिव स्टडी करोगे, इसमें आप स्टडी करते हो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिक्स। इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिक्स में क्या आता है? देखो, पॉलिटिकल सिस्टम्स को तो आप स्टडी करते ही करते हो। इन पॉलिटिकल सिस्टम्स के बगैर और क्या आप स्टडी करते हो? यहाँ पर आप रेस को स्टडी करोगे, कम्युनिटीज़ को स्टडी करोगे, यहाँ पर आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को स्टडी करोगे, प्रेशर ग्रुप्स को स्टडी करोगे। इसके साथ-साथ कॉन्स्टिट्यूशंस एटसेट्रा। तो मेन कंट्रीज़ में जो इंस्टीट्यूशंस है, सब पार्ट्स हैं, उनको भी जब आप स्टडी करते हो, वो आता है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिक्स को आप स्टडी करते हो। तो कंपैरेटिव की नेचर में ये भी आता है, यू आर स्टडीइंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिक्स, और इंफ्रास्ट्रक्चर में पॉलिटिकल सिस्टम्स आते हैं, कम्युनिटीज़ आती हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस आते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़, प्रेशर ग्रुप्स, लॉज़, कम्युनिटीज़, बाकी एसोसिएशंस, ये सारी चीज़ों को आप स्टडी करते हो। इसलिए हम कहते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज़ अबाउट द स्टडी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ पॉलिटिक्स। अब जब आप यही चीज़ें दूसरी कंट्री के साथ कंपैरिज़न में स्टडी करोगे तो हॉरिज़ॉन्टल बन गई। लेकिन जब आप यही चीज़ें एक ही कंट्री में स्टडी करोगे तो वर्टिकल कंपैरेटिव स्टडी बनी। So we are laying stress on study of the infrastructure of politics, but here we are studying it in comparison with other nation. Then there is horizontal comparative study. But when we will study the institutions of only one nation, then there is vertical comparative study. उसके बाद हम कहते हैं ये जो comparative politics है, it is an interdisciplinary approach we are using here. Interdisciplinary approach we are using here. इस इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में क्या होता है, आप मल्टीपल डिसिप्लिन से असिस्टेंस लेते हो। You are taking assistance from various disciplines for the solution of a problem. For the solution of a problem. Like आप स्टडी करते हो एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम, पॉलिटिकल साइंस में जो प्रॉब्लम है आप उसको स्टडी करते हो। लेकिन आप उसकी स्टडी के दौरान असिस्टेंस जो लेते हो इकोनॉमिक्स से, वो आप सोशियोलॉजी से लेते हो, वो आप जियोग्राफी से लेते हो, वो आप हिस्ट्री से लेते हो, एटसेट्रा। So when you are studying one problem of one discipline by taking assistance from other disciplines, then that time you are using the approach and that is known as multidisciplinary or interdisciplinary approach. So solution of a one problem. Political science में जो टॉपिक है उसको आप स्टडी करते हो फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू, जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। जब इस तरह से आप पढ़ते हो उस प्रॉब्लम को, उस टाइम जो आप अप्रोच इस्तेमाल करते हो वो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है। ये भी आता है इसके नेचर। उसके बाद हम यहाँ पे कहते हैं चाहे आप इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इस्तेमाल करो, चाहे आप वो एनालिटिकल स्टडी करो या एम्पिरिकल स्टडी करो या साइंटिफिक स्टडी करो या रिसर्च मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करो, आपका जो मकसद होता है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये होता है टू बिल्ड साइंटिफिक थ्योरी।
टू बिल्ड साइंटिफिक थ्योरी। क्योंकि जब आप एनालिटिकल, एम्पिरिकल, साइंटिफिक और रिसर्च मेथोडोलॉजी इस्तेमाल करते हो या इंटरडिसिप्लिनरी इस्तेमाल करते हो, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, तो यहाँ पर आप डेफिनेटली कंपैरिजन करते हो। कंपैरिजन करते हो, देखते हो सिमिलरिटीज़ क्या है, डिफरेंसेस क्या है, रेगुलरिटीज़ क्या है। ये सारी चीज़ें देख के आप एक वैलिड, ऑथेंटिक साइंटिफिक थ्योरी बिल्ड करते हो। So you are building a scientific theory after interdisciplinary approach, after analytical, empirical, scientific studies, and after using proper research methodology. What you are building a scientific theory, a valid theory. उसके बाद यहाँ पर एक और चीज आती है और उसको हम कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट्स। डेवलपमेंट ऑफ न्यू कॉन्सेप्ट्स, देखो यूरोप की कुछ कंट्री से कंपैरेटिव गवर्नमेंट स्टार्ट हुई, पहुंची पूरे यूरोपियन कॉन्टिनेंट में तो बन गई कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पहुंची वेस्ट में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स और वेस्ट से पहुंची थर्ड वर्ल्ड में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। अब ये जो कंपैरेटिव गवर्नमेंट थी इट वाज लिमिटेड, लेकिन जो डीप है, ब्रॉड है, वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है। तो जो न्यू कॉन्सेप्ट्स डेवलप हुए इस दौरान उसमें आते हैं पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, एनवायरनमेंट, फेमिनिज्म, एटसेट्रा। ये सारे वो कॉन्सेप्ट्स है जो माने जाते हैं न्यू कॉन्सेप्ट्स इन द फील्ड ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो विद टाइम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जब पूरी तरह से फैल गई पूरी दुनिया में, तो इसमें नए कॉन्सेप्ट्स भी आ गए, चाहे कल्चर हो, सोशलाइजेशन हो, डेवलपमेंट हो, पार्टिसिपेशन हो, फेमिनिज्म हो, एनवायरनमेंट हो, ग्लोबलाइजेशन हो, टेररिज्म हो, वो सारी चीजें भी, वो सारे टॉपिक्स भी इसमें आते हैं। उसके बाद इस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में हम कहते हैं इट इज अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी। डिस्क्रिप्टिव स्टडी, क्योंकि यहाँ पर आप पूरी डिस्क्रिप्शन में जाते हो जब भी आप कंपैरिजन करते हो, चाहे आप सिमिलरिटीज देखते हो, डिफरेंसेस देखते हो या रेगुलरिटीज देखते हो। आप हाफ हाफ नहीं पढ़ते हो, आप थोड़ा सा नहीं पढ़ते हो एमसीक्यूज क्वालिफाई करने के लिए, एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आप डेप्थ में जाते हो। तो आप डिस्क्रिप्टिव स्टडी करते हो, क्योंकि जब भी आपने डिफरेंट कंट्रीज को स्टडी करना है या एक ही सिस्टम के डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करना है, यू नीड टू गो इनटू द डेप्थ, यू नीड टू गो इनटू द डेप्थ। तो आपने डीप स्टडी करने की जरूरत होती है। इसलिए कहा जाता है जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है इट इज अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी, इट इज अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी। लाइक यहाँ पे मैंने बोला था, यहाँ पे जो आता है वो जेम्स शॉर्ट, जेम्स शॉर्ट की एक बुक है जिसमें वो सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस देखता है थ्री कंट्रीज की, और वो थ्री कंट्रीज है यूएस जी, यूएस जी, यूएसएसआर, स्विट्जरलैंड, जर्मनी। एडिटेड बुक है किसकी? जेम्स शॉर्ट की, जेम्स शॉर्ट की।
तो जेम्स शॉर्ट की ये बुक है, इसमें वो तज़किरा करता है 3 सिस्टम्स का, यूएसआर, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, और ये एक एडिटेड बुक है। तो किसी भी सिस्टम को आप देखो, उसके इंस्टीट्यूशंस को देखो या 2 सिस्टम्स को देखो, आपने डेप्थ में जाना होता है। तो ये भी अहम पॉइंट है जहाँ तक नेचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात है। उसके बाद वहाँ पर एक और चीज़ आती है, दैट इज़ हिस्टोरिकल लीगलिस्टिक एंड इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। हिस्टोरिकल लीगलिस्टिक एंड इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, क्योंकि हिस्टोरिकल क्यों आ गया यहाँ पे? क्योंकि ऊपर देखिए हमने बोला इट इज़ अ डिस्क्रिप्टिव स्टडी। तो डिस्क्रिप्टिव स्टडी में क्या होता है? आपने डिस्क्रिप्शन में जाना होता है। तो डिस्क्रिप्शन में आप नहीं जा सकते जब तक कि आप हिस्टोरिकल अप्रोच इस्तेमाल नहीं करोगे, बिकॉज़ हिस्टोरिकल अप्रोच इज़ बेस्ड ऑन क्रोनोलॉजी, पास्ट फैक्ट्स, पास्ट हिस्ट्री। तो यहाँ पर आपने डेफ़िनिटली जाना किसमें है? आपने यहाँ डेफ़िनिटली हिस्ट्री में जाना है। सो इट इज़ अ डिस्क्रिप्टिव अप्रोच। जब हम कहते हैं लीगलिस्टिक एंड इंस्टीट्यूशनल, तो वहाँ पर हम सिस्टम्स को देखते हैं लीगल प्रोसीजर से। जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं उनका हम लीगल पावर देखते हैं, लीगल प्रोसीजर देखते हैं, लीगल पावर देखते हैं। तो वहाँ जितनी भी, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो, चाहे वो पार्टीज़ की बात हो, सिस्टम्स की बात हो, ये आते हैं इंस्टीट्यूशंस में। और लीगल पर्सपेक्टिव से जब आप देखोगे वो आता है लीगल एरिया से। तो हिस्टोरिकल लीगलिस्टिक इंस्टीट्यूशनल अप्रोच भी आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में इस्तेमाल करते हो। उसके बाद हम कहते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है इट इज़ पैरोकियल, पैरोकियल स्टडी। पैरोकियल स्टडी में क्या आता है? आप होल वर्ल्ड को कवर नहीं करते हो। कंपैरिज़न के लिए आप पूरी दुनिया को लैबोरेटरी तो मानते हो, लेकिन प्रैक्टिकल में आप पूरी दुनिया को नहीं लेते हो। आप पर्टिकुलर सेटअप को लेते हो। 2 नेशंस को लेते हो या फ्यू नेशंस को लेते हो कंपैरिज़न करने के लिए, या एक लिमिटेड वे से एक नेशन के कुछ इंस्टीट्यूशंस को देखते हो, दूसरी नेशन के कुछ इंस्टीट्यूशंस को देखते हो, या एक ही कंट्री के कुछ इंस्टीट्यूशंस को देखते हो। तो आप सारे एरिया को कवर नहीं करते हो। तो आप लिमिटेड स्टडी करते हो, लिमिटेड एरिया को पकड़ते हो, पूरी कंट्री, पूरी कंट्रीज़ को नहीं लेते हो। उनमें से पार्ट को लेते हो आप, एक लिमिटेड एरिया को लेते हो। दैट इज़ वेयर पैरोकियल स्टडी इज़। और स्पैरोकियल के साथ हम ये भी कहते हैं, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को अगर देखा जाए तो मोस्ट टाइम से ये सिरेरिक है। जहाँ तक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का ग्रोथ की बात है या डेवलपमेंट की बात है, तो मोस्टली ये मानी जाती है, इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं होती है, ये स्टैटिक है। इसमें कोई चेंजेस नहीं आती है, ये स्टैटिक है। और इसी तरह से दूसरी चीज़ यहाँ पे आती है, पैरोकियल और स्टैटिक के बाद उसको हम कहते हैं मोनोग्राफिक स्टडी। तो पैरोकियल स्टडी हम कहते हैं स्टैटिक, ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स मोस्ट टाइम रही है। अब हम इसमें एक और पॉइंट देखते हैं, दैट इज़ मोनोग्राफिक स्टडी। मोनोग्राफिक स्टडी भी एक लिमिटेड स्टडी होती है, लेकिन फ़र्क ये है, लिमिटेड स्टडी तो ये है
बट ये जो भी एरिया आप लिमिटेड वे में लेते हो ना, आप उसके रिलेटेड पूरी डिटेल स्टडी करते हो। लिमिटेड तो है लेकिन डिटेल्ड होती है। या तो आप एक सिस्टम को पूरा स्टडी करोगे या आप उस सिस्टम के कुछ इंस्टीट्यूशंस को स्टडी करोगे। तो एक ही सिस्टम को लिमिटेड वे में देखोगे, एक ही सिस्टम के इंस्टीट्यूशंस को लिमिटेड वे में देखोगे। लेकिन जो भी करोगे, लिमिटेड वे में करनी है, लेकिन डिटेल के साथ, पूरी डिटेल्स के साथ। तो वो आती है मोनोग्राफिक स्टडी में। पैरोकियल, मोनोग्राफिक एंड स्टैटिक स्टडी। तो ये सारी चीज़ें आती हैं जो नेचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के उसमें।